ट्रैक 3x के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है। मैं LR मोबिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10 का एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है अपन ने, एचसीएफ और एलसीएम। तो उसकी जो यूनिट है 1.1 वो अपनी चल रही है। उसमें कुछ क्वेश्चन हो गए और कुछ क्वेश्चन आज बाकी है जो करा देंगे। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे निवेदन आएगी, इससे पहले जो बेसिक्स के वीडियो डाले गए हैं उन्हें देखिए और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इसमें देखिए दो क्वेश्चन हमने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है तीसरे में। देखिए तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो है 12, 15, 21। 12, 15 और 21। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। तो अगर मैं 12 के गुणनखंड करूंगा भाई, तो 12 के गुणनखंड में आएंगे 2 की घात 2 गुणा 3, ये अपना आ जाएगा। और प्राइम फैक्टर मैंने करना सिखा ही रखा है। अगर मैं 15 के गुणनखंड करूंगा तो इसमें आएगा 3 की घात 1, 5 की घात 1। और अगर मैं 21 के फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, 3 गुणा 7। ये हमारे पास में आ जाएंगे फैक्टर, प्राइम फैक्टर। अब हमको क्या निकालना है इसमें, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो देखिए एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, कॉमन अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात। तो कॉमन अभाज्य गुणनखंड कौन सा है इसमें? 2 है? नहीं है। 3 है? हाँ 3 है, 3 ले लिया। अब 3 की क्या लेनी है, सबसे छोटी घात। तो यहाँ पर कितनी घात है? 1। यहाँ पर कितनी घात है? 1। यहाँ पर भी कितनी घात है? 1। तो एचसीएफ का मतलब हमको सबसे छोटी घात लेनी है, यानी इसका आंसर 3 ही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 3। एलसीएम देखो, एलसीएम में क्या लेते हैं अपन, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। प्रत्येक, एचसीएफ में हम केवल कॉमन लेते हैं और एलसीएम में क्या लेते हैं भाई, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लेना अपन को, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है और 7 भी लेना है। अब इनकी सबसे बड़ी घात लेनी है। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। और 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम निकल जाएगा। कितना आएगा? 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अगर इनको मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा? 5 ते 15, 15 चौगु 60। और 60 का मतलब 60 को अगर किससे गुणा करेंगे? 7 से। 7 6 42, यानी कितना आएगा? 420। तो ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम। क्या आ गया हमारा? एलसीएम। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब देखिए आगे इसमें है अगला क्वेश्चन 17, 23, 29। इसी का सेकंड है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो आपको पता है कि 17 के कोई फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि खुद एक अभाज्य संख्या है। 23 भी खुद एक अभाज्य संख्या है और 29 भी खुद एक अभाज्य संख्या है। इनके तो कोई फैक्टर होंगे नहीं, ठीक है ना। 17, 23 और 29 यूं के रहेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना आएगा? 1। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ कितना लेगा? 1 लेगा। अब देखो रविंद्र जी ने बोला कि भाई कॉमन फैक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है। एलसीएम में तो हम सबको ही लेते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं? हम सबको ले लेते हैं। तो सबका मतलब 17 भी लेना है, 23 भी लेना है और 29 भी लेना है। तभी रविंद्र ने बोला कि इनको तो गुणा हम ही कर लेंगे, मतलब गुणा कर लेना और एलसीएम की वैल्यू जो भी आएगी वो आ जाएगी। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो इसका थर्ड क्वेश्चन है इसका, देखो 8, 9, 25। 8, 9 और क्या अपने पास में? 25। 8, 9 और 25। तो भाई अपन इनके भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 8 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 की घात 3। और 9 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 3 की घात 2। और 25 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 5 की घात 2। आएंगे कि नहीं आएंगे? हम लोग रविंद्र ने बोला बिल्कुल आएंगे। लेकिन रविंद्र ने बोला क्या, इनका एचसीएफ तो मैं एक पैसे बता देता। सारी की सारी कौन सी संख्या है? को प्राइम नंबर। सारी की सारी आपस में कैसी है? सह अभाज्य संख्या है तीनों। अगर ये सह अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ वैसे भी 1 आएगा। देखो 1 ही आएगा एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लेना अपन को? कॉमन तो इसमें कुछ भी नहीं है। 2 ना 3 ना 5, किसी में भी कोई भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना आएगा हमारा? 1। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या लेते हैं? प्रत्येक की बड़ी घात। प्रत्येक का मतलब 2 भी लेना है, 3 घात
3 की लेनी है 2 घात, और 5 की घात कितनी लेनी है 2 घात, प्रत्येक की बड़ी घात। तो आप यहाँ से देखोगे तो एलसीएम कितना निकल के आया, 2 की घात 3 का मान 8, और ये कितना आएगा 9, और ये कितना आएगा 25। 8 और 9 और 25 तो गुणा कर लो, 25 8 कितना आएगा 200, 2 का मतलब 2 नाम 18, 1800। यही हमारा एलसीएम का आंसर है, कितना 1800। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्या है, ये क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4। देखो जैसे ये प्रश्नावली कंप्लीट होगी, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, इस प्रश्नावली के समस्त अवशद एमसीक्यू की एक नई क्लास आएगी, उसके कंप्लीट छोटे छोटे क्वेश्चन अवशद होंगे, वेट करना और चैनल से जुड़े रहना। देखिए आगे और बात करें हम, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दे रखा है एचसीएफ ऑफ 306 और 657 कितना दे रखा है 9, एलसीएम ऑफ 306 और 657 ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं, ध्यान रखना, और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं, देखना। अभी देखो इसको, अपन ने एक रिलेशन देखो, इसने क्या दिया 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है 9, यानी हमारे पास में दो संख्या है, कौन कौन सी 306 और 657। इन दोनों का जो एचसीएफ की वैल्यू थी वो कितनी थी 9, और इनकी जो एलसीएम की वैल्यू वो आपसे पूछी गई है, वो आपसे पूछी गई है। देखो क्या बनेगा, एक रिलेशन अगर आपको पता हो तो क्या रिलेशन था हमारा, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। क्या था, संख्याओं का गुणनफल, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब एचसीएफ का मान कितना हमारे पास में 9, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 9। एचसीएफ का मान कितना था हमारे पास में 9, तो एचसीएफ का मान लिख दिया अपन ने 9। एलसीएम, एलसीएम का मान हमसे पूछा गया है, संख्या कौन कौन सी दे रखी है 306 और 657, यानी हमारे पास में 306 गुणा 657, काट लो 9 का भाग लग जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया 306 657, और बटे में कौन आएगा 9, बटे में कौन आ जाएगा 9, तो भाई काट लो इससे, जो भी आएगा 9 एकम 9, 9 9 27, कितना बच गया 3, और 9 चौका 36, तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी एलसीएम आ गई 34 गुणा 657। आप इनको मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ जाएगी 34 गुणा 657। आप जैसे इनको गुणा करोगे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एलसीएम की वैल्यू मिल जाएगी। तो गुणा कर लो, देखो 657 गुणा 34, 7 चौको 28, 5 चौको 22, मतलब 20 तो हासिल, 7 चौको 28, 5 चौको 22, और 6 चौका 24 और 2 26, ये कट गया 7 ते 21, 5 तिये 15 और 2 17, और 6 ते 18 रे 19, तो कितना आ गया 8 3 3 2 और ये 2, तो आपका आ गया 22,338, आपका आ गया 22,338। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। ठीक है, देखो एक बार कैलकुलेशन देख लो, 7 चौक 28, 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, ठीक है, 7 ते 21, 5 ते 15 और 2 17, और 6 ते 18 एक 19, यानी 8 3 3 और 9 और 2 11 और 1 12 और 1 2। ठीक है, तो यही हमारी वैल्यू आएगी इसकी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए एक मिनट यहाँ ना भाई, एक बार इस मोबाइल नंबर की फ़ोटो खींचना और इससे कह दो मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, इसकी फ़ोटो खींच। सर क्लास में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो देखो समझो भाई इस क्वेश्चन को, संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी क्या या नहीं। देखिए संख्या हमारे पास में 6 की घात n, ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं। देखिए भाई अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, जैसे 20 है, इसको अपन कहते हैं कि संख्या 0 पर समाप्त है। जैसे मान लो कोई भी संख्या, जैसे मान लो 120 है, 140 है, तो ये भी 0 पर समाप्त है, ये भी 0 पर समाप्त है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास में 570 है, 560 है, तो ये भी हमारे 0 पर समाप्त है। जैसे मान लो हमारे पास में 200 है, तो ये भी हमारे 0 पर समाप्त है। अब 0 पर संख्या समाप्त कब होगी, जैसा हमारे पास में 20 है, ये भी 0 पर समाप्त है, 140 भी हमारी 0 पर समाप्त है, 560 भी हमारी 0 पर समाप्त है, 200 भी हमारी 0 पर समाप्त है। तो बस जैसे मैंने देखा कि 20 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 10 और 2 गुणा 2 गुणा 5, ये लिख सकता हूं। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या आया, 2 की घात 2 और 5 घात 1, ठीक है। मेरे पास में 140 आ गया, इसको मैं लिखूंगा 14 गुणा 10 और 14 को लिखूंगा 2 गुणा 7 गुणा, और इसको लिखूंगा 2 गुणा 5, यानी क्या बन रहा है 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 5। ये ध्यान समझना। अब देखिए जैसे 560 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 56 गुणा 10, और 56 का मतलब इसको मैं लिखूंगा 56 गुणा 2 गुणा 5। हालांकि इसके भी फैक्टर और कर लो आप, 56 के भी, 7 चौक 28, 7 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 5, और इसको लिख दोगे आप 4 दूनी 8, यानी 2 की घात 3 और 7 गुणा 5। क्या ऑब्जर्व किया, समझाने के बाद क्या ऑब्जर्व किया, जिस भी संख्या का इकाइकांक 0 था उसमें 2 संख्या जरूर आ रही है, 2 और 5। इसका भी इकाइकांक 0 था, इसमें 2 संख्या जरूर आ रही है, एक तो 2 भी आ रही है, एक 5 भी आ रही है। इसमें देखो 140 था, 140 में भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आए। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। ये थोड़ी समझना। अब देख लेते हैं, अगर 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या आ जाएंगी, तो हम कह देंगे कि संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी, वरना 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। रिकॉर्डिंग तो डिस्कनेक्ट नहीं होगी यार, इसमें कॉल आ रहा है, रिकॉर्डिंग तो डिस्कनेक्ट नहीं हुई है इसमें। आप उस पर कर लो यार, वो बिजी चल रहा है, आप कर लो, मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, तो थोड़ा देखना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। 6 को अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 की घात n, 2 गुणा 3 की घात n आएगा। मैं थोड़ा मोटे लिख देता हूं, 6 की घात n, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात n, ये लिख देंगे 2 गुणा 3 की घात n। और जब इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2 की घात n गुणा 3 की घात n, ये लिख पाएंगे। यानी 6 का जो अभाज्य गुणनखंड किया, 6 की घात n, सॉरी, अगर 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड किए तो उसमें अभाज्य संख्या 2 तो आ रही है लेकिन 5 नहीं आ रही है। अभाज्य संख्या 2 तो आ रही है लेकिन क्या नहीं आ रही है, 5 नहीं आ रही है। और अभी हमने क्या समझा था कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। जबकि 6 की घात n संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 तो प्रॉपर आ रही है लेकिन 5 एक बार भी नहीं आ रही है। यही कारण है कि संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 है किंतु 5 नहीं है। अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 तो है बट क्या नहीं है, 5 नहीं है। अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
नॉर्मल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक तो ये है, और दूसरी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1 प्लस 5। ये कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। तो आपको मैंने बताया था भाज्य संख्याओं का मतलब कि वो संख्याएं भाज्य कहलाएंगी जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए, वो संख्या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी जिसमें खुद के और एक के अलावा भी किसी का भाग चला जाए। अब देखिए यहां पर एक तरीका तो ये कि भाई इन सबको गुणा करके 13 जोड़ा जाए, तो वो तो अच्छा तरीका है नहीं, यानी संख्या बड़ी करे और फिर वापस चेक करे कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इतनी संख्या गुणा करे फिर संख्या बड़ी करे फिर चेक करें कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। उससे बेटर है कि अपन यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है अपन को, देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है 13। अगर मैंने 13 यहां से कॉमन निकाल लिया, यानी यहां से कितना बच गया 7 गुणा 11 और यहां से कितना बच गया प्लस का 1, कॉमन निकालेंगे उसी का भाग लग जाएगा। अगर मैंने यहां से 13 कॉमन निकाला तो 13 कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा 7 गुणा 11 और यहां से कितना बच जाएगा 1। अब देख लीजिए, अगर मैं आपसे कोई चीज कहूं कि ये जो संख्या मिलेगी इस संख्या में 13 जरूर मिलेगा, इस संख्या में 13 जरूर मिलेगा। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के समझाऊं, जैसे मैं आपसे कह दूं यार 5 गुणा कुछ संख्या है, 5 गुणा कोई संख्या है, तो आप ये कहोगे सर इसमें इस संख्या का कोई रोल नहीं है, लेकिन 5 का भाग तो कंफर्म जाएगा ही जाएगा, इस संख्या का कोई रोल नहीं है, संख्या कितनी भी हो। हमको ये नहीं जानना कि भाग कितनी बार जाएगा, हमको जानना ये है कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा, है क्यों रविंद्र? अरे हाँ, तभी रविंद्र जी ने बोला कि सर इससे कोई मतलब ही नहीं है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हम ये देख लेंगे ये वाली क्वांटिटी कट रही है कि नहीं कट रही है, ये वाली क्वांटिटी कट जाएगी। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारी संख्या है वो कितनी मिली है 13 गुणा 7 गुणा 11 प्लस 1। तो अगर हम कह देंगे यार इस संख्या में 13 का भाग तो जरूर जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, भाग कितनी बढ़ जाएगा इतनी बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे भागफल बताना ही नहीं है, मुझे बताना ही है कि संख्या में 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। आई समझ में? तो हम कह सकते हैं कि यार इस संख्या में 13 का भाग जा रहा है, और अगर इस संख्या में 13 का भाग जा रहा है तो संख्या कैसी हुई भाज्य। तो यानी यह संख्या 13 से विभाजित है। विभाजित होने का मतलब है कि इस संख्या में 13 का क्या चला जाएगा भाग। अगर यह संख्या 13 से विभाजित है तो यह भाज्य संख्या है। ये कौन सी संख्या है? यह भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है ये? भाज्य। ठीक उसी तरीके से इस संख्या पे आ जाओ। अब देखिए यहां से अगर बात करें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, अगर हम बात करें यहां से तो इन दोनों में से क्या कोई चीज कॉमन आ रही है? बात की उससे रविंद्र, बात की उससे कर ली क्या बात हुई? हाँ, ऑनलाइन क्लास है। अगर मैं यहां से बात करूं तो यानी इनमें क्या कॉमन आ रहा है? 5। अगर इनमें 5 कॉमन निकल रहा है तो क्या निकाल सकते हैं? 5 तो बाहर आ गया, क्या बच जाएगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2 और गुणा 1 लिखना चाहो तो लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। भाई यहां तक तो सारी संख्या गुणा है कि नहीं है? ये अगर ये सारी संख्याएं गुणा है तो यानी एक स्टेप यानी एक टर्म्स कंसीडर की जाएगी ये, तो यानी यहां तक तो आपकी सारी गुणाएं हैं, है ना। तो इसमें से क्या निकाल सकते हैं? 5, और यहाँ पर भी 5 है तो 5 कॉमन निकाल लिया। फिर वही बात है यार इस संख्या में मुझे कोई मतलब नहीं है ये संख्या कितनी आएगी, मुझे मतलब ये है कि ये संख्या में किसी का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तभी एक रविंद्र ने बोला कि भाई इसमें 5 का भाग जरूर है, 5 का भाग जरूर जाएगा। क्या किसका जाएगा? 5 का भाग। अगर इसमें रविंद्र जी 5 का भाग जा रहा है तो बोले भाज्य है। भाग जाना कितनी चाहिए वो मतलब नहीं है, भाग जा रहा है या नहीं जा रहा वो मतलब है। तुम्हारी टेक्निकल टीम का बंदा बता रहे इस चीज को। यानी अपन क्या कह सकते हैं कि यह संख्या 5 से भाज्य है, यानी 5 से विभाजित है, यानी इस संख्या में यह संख्या 5 से विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या ये? अतः ये हमारी एक कौन संख्या है? भाज्य संख्या है, यानी ये भी हमारी एक कंपोजिट नंबर है।
तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये आपको मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो मैं इसको फ्लाइट मोड पे कर देता हूं भाई। किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताओ कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कोई खेल का मैदान है और उसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। क्या है, वृत्ताकार पथ। मान लो ये कोई वृत्ताकार पथ है, इसमें क्या है, रवि को सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों एक साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा में, दोनों एक साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो बताइए कि वो पुनः कितने समय बाद में उसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो समझने की बात करना, देखो हमारे पास में बात कर रहा है सोनिया की, तो सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है, 18 मिनट। 18 मिनट है भाई। भाई सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय टाइम लग रहा है, 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, लगा समय, तो ये कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट। प्रश्न ये है कि दोनों एक जगह से एक ही स्थान से एक ही समय एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो बताओ कि उसी जगह वापस कितने टाइम में मिलेंगे। तो भाई सुनना, मान लो दोनों ने दौड़ना चालू कर दिया, दोनों ने किसी टाइम मान लो 00 यानी 00 टाइम पर दोनों ने दौड़ना चालू कर दिया, 0000 है ना, 12 बजने लगा लो 000 पे। मान लो जैसे ही 12 मिनट हुई, यानी 12 मिनट हो गई, कितनी, 12 मिनट, 12 मिनट हो गई, कितनी मिनट होगी, 12 मिनट। जैसे ही 12 मिनट पूरी होगी तो भाई साहब रवि तो एक चक्कर पूरा करके इसी जगह आ जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में सोनिया इस जगह नहीं आ पाएगी, क्योंकि सोनिया को रवि जी कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। तभी रविंद्र ने बोला कि चलो 12 मिनट में तो नहीं मिलेंगे पक्का, क्योंकि 12 मिनट में तो रवि का चक्कर पूरा होएगा। जैसे ही घड़ी में टाइम हो गया 18 मिनट यानी 0018, इसका मतलब है कि जैसे घड़ी में 18 मिनट हो गए तो भाई साहब रवि निकल जाएगा आगे और सोनिया इस स्थिति पे आ जाएगी। इसका मतलब तुरंत देखा कि भाई सोनिया 18 मिनट में अपना जैसे चक्कर पूरा करके आती है तो रवि आगे निकल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो वो 12 मिनट में मिल पाए और ना ही वो 18 मिनट में मिल पाए। तभी रविंद्र जी ने बताया कि सर टाइम तो 12 मिनट 18 मिनट से ज्यादा लगेगा, है। तभी तो रविंद्र जी ने बताया कि टाइम 12 मिनट और 18 मिनट से ज्यादा लगेगा। तभी हमारे रोशन कटारी ने बोला कि टाइम ऐसा लगेगा भाई जिसमें दोनों का चक्कर पूरा हो जाए, मतलब ऐसा टाइम लगेगा जिसमें रवि का भी चक्कर पूरा हो जाए और सोनिया का भी चक्कर पूरा हो जाए। तभी लेखराज ने बताया कि भाई ऐसा टाइम होगा जिसमें दोनों के चक्कर अगर पूरा हो जाएंगे, कि भाई ऐसा टाइम होगा, वो टाइम ऐसा होगा अगर दोनों के चक्कर पूरे होने तो उस टाइम में इस सोनिया वाले टाइम का भी भाग जाना चाहिए और रवि वाले टाइम का भी भाग जाना चाहिए। तभी उन्हें डेफिनेशन याद आ गए और उन्होंने कहा कि वो टाइम इस समय का एलसीएम होएगा, क्योंकि एलसीएम ही ऐसा टाइम हो सकता है जिसमें इन दोनों समय का भाग जाएगा। और समय दूसरी बात है 18 मिनट से ज्यादा भी आएगा,
इसका मतलब है, और मैंने हालांकि बताया भी है कि टाइम अगर आपको मतलब अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम का मान बड़ी संख्या से भी ज्यादा आता है। तो इतना तो कंफर्म ही पता चल गया कि वो 18 मिनट तक भी नहीं मिले, यानी जैसे समय मिला 18 मिनट, तो लेखराज भाई ने बोला कि तो 18 मिनट में भी नहीं मिल रहे, इसका मतलब तो चक्कर लगाएंगे और अभी, इसका मतलब है कि टाइम 12 मिनट और 18 मिनट से ज्यादा लगेगा, अर्थात क्या निकलेगा एलसीएम। टीचर डायरेक्ट कह देते हैं एलसीएम निकाल लो। इसमें एलसीएम क्यों निकला ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना तो वो 12 मिनट में मिल पा रहे माय डियर स्टूडेंट, और ना ही वो 18 मिनट में मिल पाए। तभी रोशन जी ने बोला कि भाई साहब वो टाइम ही ऐसा होगा जिसमें दोनों के चक्कर पूरे हो जाएं, और दोनों के चक्कर पूरे होने का मतलब है कि ऐसा टाइम होगा जिसमें इसका पूरा चक्कर हो जाए और इसका चक्कर भी पूरा हो जाए। इसका मतलब वो समय ऐसा होगा जिसमें इस दोनों समय का क्या चला जाए, भाग। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट वो समय इन दोनों समय का एलसीएम होगा। और धुरंधर क्वेश्चन बनते हैं ऐसे पर एलसीएम से एट दैट सी सेट तक, तो इसमें हल्के मत लेना भाई। यानी पुनः प्रारंभिक यानी इस प्रारंभिक जगह पर मिलने में लगा समय बराबर 12 व 18 का एलसीएम। भाई क्या 12 और 18 का एलसीएम, इसका मतलब पुनः प्रारंभिक स्थान या जगह पर मिलने में जो लगेगा समय वो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम। तभी एक बच्चे ने बोला कि एलसीएम निकालना कौन सी टेढ़ी खीर है, इन दोनों के क्या कर लो अभाज्य गुणनखंड है, इनके दोनों के क्या कर लो अभाज्य गुणनखंड, है ना। तभी रविंद्र ने बोला कि यार 12 का तो मैं ऐसे बता दूंगा 4 गुना 3, और 4 को हम लिखते हैं 2 की घात 2 और गुणा में कितना 3, और 18 के बोलते हैं 2 गुणा 9 यानी 2 की घात 1 और 3 की घात 2। ये हमने क्या कर लिया माय डियर स्टूडेंट अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो अगर हम बात करें इनके एलसीएम की, तो एलसीएम का मतलब हो गया प्रत्येक की बड़ी घात लीजिए 2 भी, लीजिए 3 भी, लीजिए बड़ी घात भी, यानी 2 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 9, 2 का मान 9, 9 चौका 36। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट 36 मिनट बाद में पुनः उसी जगह पर ये मिल जाएंगे। 36 मिनट बाद में पुनः ये अपने उसी स्थान पर मिल जाएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल बोर्ड आगे तक खींच सकती सवाल को, ये भी कह देंगे कि कितने समय बाद में मिलेंगे, साथ में ये भी बता दो कि रवि कितने चक्कर मार चुका होगा, सोनिया कितने चक्कर। तो माय डियर स्टूडेंट रवि के हो जाएंगे 3 चक्कर और सोनिया की मात्र 2 ही चक्कर हो पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आएगी नहीं? इस तरीके से ये तुम्हारी यूनिट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है तुम्हारी ये यूनिट? कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपरिमेयता, संख्याओं की अपरिमेयता। तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हुई एचसीएफ और एलसीएम की। तो देखिए भाई संख्याओं की अपरिमेयता, देखिए इरेशनलिसिटी यानी अपरिमेयता। आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें अपरिमेयता सिद्ध करेंगे, अपरिमेयता सिद्ध करेंगे आगे की प्रश्नावली के अंदर। आगे जो हम बात करेंगे उसमें हम क्या सिद्ध करेंगे, अपरिमेयता सिद्ध करेंगे, इरेशनलिसिटी सिद्ध करेंगे। और अपरिमेयता जो सिद्ध करते हैं उस विधि का नाम है विरोधाभास पद्धति। क्या बोलते हैं उसको? विरोधाभास पद्धति। उसी को अपन बोलते हैं विरोधाभास पद्धति। अब ये विरोधाभास पद्धति क्या है उसको जरा थोड़ा सा आप समझ लेना, अपन कल इसमें बात करेंगे। विरोधाभास पद्धति का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके अपन इस चीज को सेट करते हैं कि जैसे मान लो हमको कोई चीज सिद्ध करनी है, हमको कोई चीज सिद्ध करनी है, मान लो √2 के ऊपर ही आ जाते हैं, √2, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि √2 कैसी है, अपरिमेय संख्या। √2 कैसी हमारी अपरिमेय संख्या। जबकि विरोधाभास पद्धति यह कहती है कि जो संख्या आपकी रियलिटी में है आप उसको रियलिटी में वो मत मानो, आप उसको उल्टा मानो ताकि विरोध महसूस हो। मतलब यह है कि ये संख्या रियलिटी में तो कौन सी है, ये संख्या रियलिटी में तो अपरिमेय है, लेकिन आप इसको अपरिमेय मत मानिए,
आप इसको परिमेय संख्या मानिए और परिमेय संख्या मानने के पीछे भी लॉजिक दीजिए। परिमेय संख्या क्यों माना उसके पीछे लॉजिक दीजिए और आगे चलकर वही लॉजिक को गलत साबित कीजिए। आगे चलकर उसी लॉजिक को गलत साबित कीजिए। अगर आप आगे चलकर उसी लॉजिक को गलत साबित करोगे तो इसका मतलब इसी विधि को अपन क्या बोलेंगे, विरोधाभास पद्धति। क्यों? आगे चलकर गलत विरोध, अपन को जो विरोध का आभास होगा वो इसलिए होगा क्योंकि अपन स्टार्टिंग में क्या मान चुके होते हैं, गलत मान चुके होते हैं। तो विरोधाभास पद्धति ये कहती है, विरोधाभास पद्धति ये कहती है कि आप संख्या को जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान के चलिए। जैसे √2 को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय, जबकि आप परिमेय मान के चलिए। अगर आप परिमेय मान के चलोगे ना इसको, तो आगे 100% क्या हो जाएगा, विरोध। इस विधि को बोलते हैं विरोधाभास पद्धति। विरोध आभास पद्धति इसलिए विरोध होता है, विरोध आभास पद्धति में विरोध होता ही इसलिए है क्योंकि आप स्टार्टिंग में उसका उल्टा मान के चलते हैं, गलत मान के चलते हैं, और चूंकि गलत मानेंगे तो विरोध का आभास कन्फर्म होगा। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे केले रखे हुए हैं, केले रखे हैं और मैं कह रहा हूं माना ये आम है। अगर मैं कह दूंगा यार माना ये आम है तो इसका मतलब विरोध हो जाएगा। तीन जने माने कहेंगे यार ये तो आम कैसे केले हैं, मैं उनको सिद्ध करके बताऊंगा, वो मुझे सिद्ध करके बताएंगे भाई ये देख लो केले हैं, इनसे छिलका निकल रहा है, इनके अंदर केला निकल रहा है, इनके अंदर आम जैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए विरोधाभास पद्धति से अपन क्या करेंगे, इनको अपरिमेयता को सिद्ध करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे इस चीज को, आज अपन इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपरिमेयता सिखाई जाएगी। अपरिमेयता के लिए और भी कोई एग्जाम्पल ले लें विरोध आभास पद्धति का, तो थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको थोड़ा समझ लेना। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ए और उसका एक बेटा है जिसका नाम है बी। विरोधाभास पद्धति समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इसको आप समझ जाओगे तो आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। एक व्यक्ति है ए और उसका ये बेटा है बी। बी क्या है, इसका बेटा है, बी इसका बेटा है। एक व्यक्ति है ए, बी उसका बेटा है। ए ने इसके सामने कंडीशन की, बी के सामने, कि माना आप इंटेलिजेंट हो, आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, माना आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपको मैं साइकिल दिलाऊंगा। आपको मैं साइकिल दिलाऊंगा यदि आपके हाफ ईयरली के अंदर 95% आनी चाहिए और ईयरली यानी वार्षिक के अंदर भी आपके 95% या इससे ज्यादा आने चाहिए। ध्यान समझना, मैं कोई चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ए बंदा है, उसने बी बंदे से क्या बोला कि माना आप इंटेलिजेंट हो, अतः मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा यदि आपके हाफ ईयरली में भी 95+ % आनी चाहिए और ईयरली के अंदर भी आपके 95+ % आनी चाहिए। यानी उसने कल्पना की है कि आप इंटेलिजेंट हो और इंटेलिजेंट की कल्पना की और इसमें आपको साइकिल दिलाऊंगा, लेकिन आगे क्या लिखा कि यदि आपके ये वाले मार्क्स आ जाने चाहिए, ये वाले मार्क्स आ जाने चाहिए। आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपको मैं साइकिल दिलाऊंगा, मैं बाइक दिलाऊंगा, साइकिल दिलाऊंगा यदि आपके हाफ ईयरली के अंदर, अर्धवार्षिक के अंदर 95% आ जाने चाहिए और ईयरली के अंदर भी आपके 95% या उससे ज्यादा आ जाने चाहिए। ऐसा उसने मान लिया। तभी देखा कि क्या देखा कि उसके हाफ ईयरली के अंदर, उसके अर्धवार्षिक के अंदर, हाफ ईयरली के अंदर कितने आगे, उसके आगे 50% नंबर। कितने नंबर आगे, 50% नंबर। और फाइनल ईयर के अंदर भी उसके कितने नंबर आगे, 45% नंबर। तो उसके पापा ने कहा कि मैं तुझे साइकिल इसलिए नहीं दिलाऊंगा क्योंकि जो मैंने माना था उसका यहाँ पर क्या हुआ है, विरोध हुआ है। मैंने तो ये माना था कि आप इंटेलिजेंट हो, अतः मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा, लेकिन कब, जब हाफ ईयरली के अंदर भी 95+% होने चाहिए और ईयरली के अंदर भी 95+ होने चाहिए। जबकि यहाँ पर मैंने जो मानी कल्पना थी
उस कल्पना का क्या हुआ है, विरोध। और इसका मतलब ये विरोध इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपको गलत मान लिया था, मैंने आपको इंटेलिजेंट मान लिया था, आप रियलिटी में इंटेलिजेंट हो ही नहीं। ये है विरोध आभास पद्धति। विरोध आभास पद्धति में जो रियलिटी होती है ना, उसका उल्टा मानना पड़ता है ताकि विरोध हो। और विरोध क्यों हुआ? क्योंकि रियलिटी का उल्टा मान है, इसलिए हम आगे चलकर उसको विरोधाभास पद्धति से सत्य साबित कर देते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक सीमित रखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज को शेयर कीजिएगा और पेज हमारे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कीजिएगा। उस पर आपको स्टडी मटेरियल के रूप में छोटे छोटे क्वेश्चन, अवैध क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। क्रैक 3x के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, साथ में हमारी इंस्टा आईडी क्रैक 3x के नाम से, और फेसबुक जो पेज है वो भी क्रैक 3x नाम से है। उनको आप पेज को फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।